बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है। लास्ट लेक्चर था हमारा राउट्स लॉ पे, और राउट्स लॉ के बाद हमने सॉल्युबिलिटी की थी, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। आज का टॉपिक हम राउट्स लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे और हम राउट्स लॉ अप्लाई करेंगे उन सॉल्यूशंस के ऊपर जिसमें दोनों कंपोनेंट्स होंगे वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस टॉपिक आप लोगों को दो तीन बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो याद रखें, जब भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, जो लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर लग रहा होता है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के, तो वो चीज़ बॉयल हो जाती है। यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ बॉयल होती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आज का टॉपिक करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर में और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है। तो ये अपने पास आपने नोट कर लेना है कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर लो हो तो उसका बॉइलिंग हाई होता है। दूसरी बात, मैं ऑलरेडी आपको राउट्स लॉ में बता चुका हूँ कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है। इसका मतलब है प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसका वेपर प्रेशर लो होता है, और अगर उसका वेपर प्रेशर लो हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आज के टॉपिक में ज़्यादातर यही बातें डिस्कस होंगी, लेकिन जो राउट्स लॉ के फार्मूलाज हैं वो सेम लगेंगे। रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन। फिर मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में बताया था कि हमारे पास अगर दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। तो उन सारी बातों को मद्देनज़र रख के आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राउट्स लॉ कैन बी अप्लाई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स। वोलाटाइल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग लो होते हैं। एंड द वेपर प्रेशर बिफोर मेकिंग द सॉल्यूशन एंड आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन। यानी आपको पता होना चाहिए जब सॉल्यूशन नहीं बना तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट होगा। और क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है तो एक को हम पी नॉट ए बोलेंगे, एक को हम पी नॉट बी बोलेंगे। यानी दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स। और जब वो मिक्स होकर सॉल्यूशन बना देंगे तो नॉट लफ्ज़ हटा दें, एक का वेपर प्रेशर पी ए बन जाएगा और एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी बी बन जाएगा। तो चेक करें, कंसिडर टू लिक्विड ए एंड बी विद वेपर प्रेशर। यानी ये सॉल्वेंट्स का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इन द प्योर स्टेट एट द गिवन टेम्परेचर। और आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड आर चेंज, और लेट द वेपर प्रेशर ऑफ दीज लिक्विड इन सोल्यूशन स्टेट विल बी पी ए एंड पी बी। इसको आप इसको ये नहीं, ये इसका होगा इन द सोल्यूशन फॉर्म और ये होगा इन द प्योर स्टेट। और देयर मोल फ्रैक्शन ज़रा एक ए कंपोनेंट एक बी है तो ए की मोल फ्रैक्शन होगी एक्स है और बी की मोल फ्रैक्शन होगी एक्स बी। तो हम दोनों पे राउट्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ के वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये ए के लिए होगा वेपर प्रेशर, ये बी के लिए होगा वेपर प्रेशर। और जब दोनों को आप मिक्स कर देते हैं तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने इन दोनों का सम किया हुआ है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्या बना, पी नॉट ए एक्स नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स नॉट बी, और जो पी टी है वो दैट इज टोटल वेपर प्रेशर। तो अब हम अगर मोल फ्रैक्शन देखें तो हमारे पास क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स हैं तो दोनों की जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली हम यहाँ से एक्स ए की वैल्यू बी निकाल सकते हैं, एक्स बी की वैल्यू बी निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास करेक्ट होंगे। तो एक्स बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो एक्स ए है वो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, और अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, एक्स बी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ये आंसर बनेगा। इसके बाद चेक करें, अगर हम इसके टोटल प्रेशर को देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट बी होगा माइनस पी नॉट एक्स बी होगा। अब यहाँ अगर चेक करें तो ये भी एक्स ए है, ये भी एक्स ए है। एक दफ़ा देखें अगेन, ये भी एक्स ए फैक्टर है, ये भी एक्स ए फैक्टर है। तो यहाँ से हम एक्स ए को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी, और दैट इज़ प्योर सॉल्वेंट बी। नेक्स्ट, द कंपोनेंट इज लो बॉइलिंग। अब आपने याद रखना है
ठीक है, कि अगर इसका लो बॉइलिंग है तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और बी का हाई बॉइलिंग लिखा हुआ है तो इसका वेपर प्रेशर लो होगा। और आगे यहीं लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ बी। यानी मैंने आपको बोला कि आज के टॉपिक को करने के लिए आपको मस्ट पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनी है, हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले कुछ ग्राफ के बारे में देखें, देन इसको अगेन डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है। इस ग्राफ में दो एक्सिस आपको नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसमें हम इनकी मोल परसेंटेज लेंगे। किसकी? हमारे पास दो कंपोनेंट थे, एक था ए और एक था बी। ठीक हो गया। और जो वाई एक्सिस है वहाँ हम इन दोनों का वेपर प्रेशर लेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया है ए का बॉइलिंग लो है, इट मीन जो ए है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और ये हमारे पास बी का वेपर प्रेशर लो होगा। एक बात, कंपोजिशन देखें आपने, क्योंकि परसेंटेज में लेनी है तो परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, तो हमने एक कंपोनेंट को जीरो से स्टार्ट करना है। लेट करें कि हमने बी की कंपोजिशन जीरो ली है, जस्ट हमारे पास ए की कंपोजिशन है, इसका मतलब है हमारे पास ये वेपर प्रेशर आए। फिर हम क्या करते हैं, कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, 10% उसमें बी ऐड करते हैं, और ए अब 90% है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सोल्यूट वगैरह ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर पहले से लो हो जाता है। तो देखें, हमारा पहला पॉइंट इधर था, दूसरा पॉइंट थोड़ा डाउन हो गया। अगेन हमने मज़ीद बी ऐड किया, वेपर प्रेशर और लो हो रहा है। फिर सी ऐड किया, मज़ीद 30% किया, और वेपर प्रेशर लो। यानी जूँ जूँ हम सोल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर लो होता जाएगा, और एक स्टेज होगी, यहाँ हम जब पहुँचेंगे तो हमारे पास ए की कंपोजिशन डाउन 100 से स्टार्ट होकर डाउन होती होती ज़ीरो तक जाएगी, और बी पहले ज़ीरो था और ये मैक्सिमम 100 तक जाएगा। तो हमारे पास इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है कि अगर हमने इनका बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन देखना है, तो मैंने आपको बताया जो हमारे पास ए है इसका वेपर प्रेशर जो है हमारे पास हाई है, इट मीन उसका बॉइलिंग लो है, और जो बी है उसका बॉइलिंग जो है वो हाई है लेकिन उसका वेपर प्रेशर लो होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। अगर हम ए से बी से जाते हैं, इस तरफ मूव करें और यहाँ इसके इस तरफ मूव करें, तो कोई भी पॉइंट, तो ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास, ये किसी भी कंपाउंड की किसी भी टाइम में बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का यही मतलब है कि जब जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्राफ के बारे में सारी डिटेल्स हैं जो आपने बतानी है। तो अब इसको अगेन कंटिन्यू करते हैं जी। इक्वेशन 4 ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स बी और मोल परसेंटेज ऑफ बी ऑन एक्स एक्सिस, और टोटल जो वेपर प्रेशर है वो हम अगर उसको वाई एक्सिस पे लें। और कहता है ओनली दोज पेयर ऑफ लिक्विड गिव स्ट्रेट लाइन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो राउट्स लॉ को ओबे करें वो आइडियल सोल्यूशन है, और जिसने भी राउट्स लॉ को ओबे करना है उसकी जो इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लाइक ये हमें देखें, ये दो स्ट्रेट लाइन्स नज़र आ रही होंगी, एक ये भी आ रही है, कि ये भी आ रही है, और यहाँ भी देखें ये मुख्तलिफ कंपोजिशन में भी अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो वो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट देखें आगे इसमें क्या किया गया, कहता है ऑल दी पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी एंड देयर वेपर प्रेशर ऑन द स्ट्रेट लाइन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, यानी ये दिए गए हैं। ऑल सच सोल्यूशन विल बी आइडियल, और ये आइडियल है क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास प्योर ए था तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर था। जब हम उसने 10% बी ऐड किया, 90% ए रह गया, दिस इज़ नेक्स्ट वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इस तरह डाउन होता होता जब ए कवर हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली ये वेपर प्रेशर होगा। तो इस लाइन की बात हो रही है। इसके बाद चेक करें विद द corresponding contribution of both component A and B, और टू dotted line represent the partial pressures। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये इनके पार्शियल प्रेशर्स होंगे, यानी ये पार्शियल प्रेशर B का जो चेंज हो रहा है और ये पार्शियल प्रेशर ए का जो डाउन हो रहा है। तो क्यों डाउन हो रहा है इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर लो होगा, और बी का इसलिए बढ़ रहा है कि बी की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसमें यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, कहता है हम अगर आपने इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है तो कंसीडर करें एक पॉइंट जी। अब हम देखते हैं इस ग्राफ में जी पॉइंट कौन सा है, तो आपको नज़र आ गया होगा कि दिस इज़ पॉइंट जी। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट को मिलाएं एक्स एक्सिस से तो यहाँ हमारे पास बी की कंपोजिशन 30% बनती है और ए की कंपोजिशन 70% बनती है। नेक्स्ट इसमें यहीं लिखा होगा, चेक करें
This point represent the vapor pressure of solution with 30% mole contribution of component B and 70% percent of component A. Since A is more volatile, so its contribution toward the vapor pressure solution is represented by PA, और the contribution of less volatile, less क्यों है, क्योंकि उसकी composition जैसे 30% है, उसको represent करेंगे PB। यानी यहाँ इस point पे जो A का composition होगी, यानी चेक करें, ये हमारे पास ए का डॉटेड लाइन आ रही है, तो ये जी पॉइंट है, ये जो एच होगा ये कंट्रीब्यूशन होगी ए की, और ये जो आई पॉइंट होगा ये कंट्रीब्यूशन होगी। यानी ये इस पॉइंट पे जब 30% हम कंपोजिशन लेते हैं तो उस वक्त ए का वेपर प्रेशर होगा ये वाला पॉइंट एच, और जो बी है उसका वेपर प्रेशर होगा ये वाला पॉइंट आई। यही आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यही लिखा हुआ है। Similarly, we can calculate the relative contribution A B toward vapor pressure of solution by taking other points along the B। यानी इस तरीके से हम बाकी पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अपने तौर पे एग्जांपल देता हूँ, हम एक पॉइंट लेते हैं ये वाला जिधर आपको इंटरसेप्ट नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें, इसका मतलब है यहाँ ऑलमोस्ट 60% हमारे पास कंपोजिशन बी की है और जो 40% कंपोजिशन है वो ए की है। तो इन दोनों को मिक्स करने से टोटल वेपर प्रेशर ये होगा, और इनको अगर हम आपने इंडिविजुअल देखना है तो ये पॉइंट जो होगा हमारे पास ये इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पॉइंट लेते हैं, लास्ट एग्जांपल एक दफ़ा देख लें, हम एक ये पॉइंट लेट करते हैं ये वाली लाइन, इट मीन हमारे पास बी की कंपोजिशन हम यहाँ बताएंगे 80 है, ए की कंपोजिशन 20 है, टोटल वेपर प्रेशर ये होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं जी टोटल वेपर प्रेशर 200 आर है, तो अब ए का कितना और बी का कितना है, तो ये जो हमारे पास दो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो ए का सॉरी बी की कंपोजिशन बताएगा, और ये वाला पॉइंट ए की कंपोजिशन बताएगा। तो इस तरीके से हम इनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद चेक करें, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीटी कोरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट जी विल बी इक्वल टू, आगे वो मैंने आपको बता दिया कि सम होगा, और मैंने एक से ज़्यादा एग्जांपल्स भी दे दी हैं। ये टॉपिक आपने यहाँ तक करना है। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमने जो शुरू किया था दैट इज़ सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कर्व। तो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी, जस्ट उसमें एक चीज़ बतानी रह गई थी, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी के कर्व्स कितनी किस्म के होते हैं। सॉल्युबिलिटी का लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। तो सॉल्युबिलिटी कर्व्स कितनी किस्म के होते हैं? दो। एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ज़रा चेक करें लाइक दिस। कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स का मतलब है ये एक तरफ जाते हैं, या ये इंक्रीज होते हैं, या ये डिक्रीज होते हैं, या ये कांस्टेंट रहते हैं। कब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, कब कांस्टेंट रहती है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लास्ट दफ़ा बता देता हूँ, जो एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके सॉल्युबिलिटी कर्व इंक्रीज करते हैं, एक्सोथर्मिक जो होते हैं उनके सॉल्युबिलिटी कर्व डिक्रीज करते हैं, और जो उनको मिक्स करने से टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ता उनके सॉल्युबिलिटी कर्व्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। तो ये वही चीज़ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने आपको इस ग्राफ के 3 पोर्शन करके बताए थे, अगर आप अपना प्रीवियस लेक्चर रिव्यू करें। जस्ट डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व का आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या होता है। हमारे पास डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व वो शो करते हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक ये आप एग्जांपल इसमें चेक कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, पहले कर्व अगर इंक्रीज होता है तो फिर एक पॉइंट आता है जहाँ उसको ब्रेक लगती है, जैसे ही, और देन अगेन डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होता है। तो इनमें क्या सिस्टम होता है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स एक नहीं होता, ऐसे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, तो जब एक कंपोनेंट इंक्रीज या डिक्रीज होके अपने एक शार्प पॉइंट तक पहुंचता है तो फिर दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसको चेक करें। समटाइम सॉल्युबिलिटी कर्व सडन चेंज ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड दीज कर्व आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व, और इसकी एग्जांपल है और इसका रीजन ये लिखा हुआ है, दीज कर्व आर कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्युबिलिटी कर्व एट द ब्रेक। यानी ये वो जो ब्रेक पॉइंट आता है, ब्रेक में क्या होता है, न्यू सॉलिड फेज अपीयर, उसमें नया फेज आ जाता है, एंड अनदर सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ न्यू फेज बिगर, और इसलिए उसका नया कर्व स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच चेंज द सॉल्युबिलिटी, और मोस्टली कहता है डिसकंटिन्यूस में जो पानी के मोल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। लाइक यू कैन से, इस कर्व को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ तक क्या होगा, जो 10 मोल वाटर है वो आपके समझ लें वेपोराइज हो जाएंगे, या ये उनका सॉल्युबिलिटी कर्व है। इसके बाद क्या होगा, जब वाटर वेपोराइज हो जाएगा फिर नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा, तो वो जस्ट Na2SO4 है। तो इसलिए हमें कम्बिनेशन ऑफ कर्व्स की वजह से या कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन की वजह से सॉल्युबिलिटी के कर्व डिसकंटिन्यूस मिलते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए आपने यहाँ तक ही करना है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।